मच एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 2 यानी कि फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरी। हम ऑलरेडी पार्ट 1, 2, 3 कैसे कंपनी आया, कैसे कंपटीशन हुआ और कैसे उन्होंने फोर्टिफिकेशन किया था और कैसे वो धीरे धीरे बंगाल का एरिया अपने कब्जे में ले लिया था, कैसे रूलर को भी उन्होंने चेंज कर लिया था, ये सब हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे हाउ कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब। वो कैसे नवाब बने। वो तो पपेट रूलर बना रहे थे ना, पपेट रूलर रख रहे थे, अब वो कैसे नवाब बने। So what did it mean to be Nawabs? It means, of course, the company acquired more power and authority, but also means something else. Each company servant began to have visions of living like Nawabs. तो जो कंपनी सर्वेंट होते थे वो अपने आप को नवाब मानने लगे। कंपनी ने पावर आ लिया था, किसका दीवान राइट उन्होंने पा लिया था और वो अथॉरिटी भी पा चुका था, वो कलेक्शन करने के लिए, टैक्स कलेक्शन करने के लिए। इसलिए उन्होंने अपने आप को नवाब मान लिया। सारे सर्वेंट, ब्रिटिश के सारे सर्वेंट जो कंपनी के जो सर्वेंट होते थे वो अपने आप को नवाब मानते। समझ में आया? After the Battle of Plassey, the actual Nawab of Bengal were forced to give land and vast sum of money as personal gift to company official. तो बैटल ऑफ पलासी के बाद जो एक्चुअल नवाब होते थे, आपको याद है, जो मिर्जाफर, उसके बाद मीर कासिम, फिर उसके बाद मिर्जाफर, ये जो होते थे वो उन्हें फोर्स करा जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि तुम हमें लैंड दो गिफ्ट के रूप में। क्यों? क्योंकि हमने बैटल जीत लिया है, इसलिए हम जो कहेंगे वो होगा। इसलिए हमें ब्रिटिशर्स ने बोला और जो नवाब को कि तुम हमें लैंड दो और बहुत सारे मनी दो, बहुत सारे पर्सनल गिफ्ट दो, ये हमें चाहिए क्योंकि तुमने युद्ध में हार लिया है, हमने जीता है, इसलिए हम जो चाहेंगे वो करें। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमास्ड ए फॉर्चून इन इंडिया। वो देख रहे थे कि यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे फॉर्चून है। इसका मतलब है कि उनका भाग्य मानो जैसे फिट गया, सौभाग्य उनका उदय हो गया ऐसा। He had come to Madras from England in 1743 at the age of 18. 18 एज के साल में, 18 एज के में वो इंग्लैंड से आए थे, चेन्नई यानी कि मद्रास को आए थे 1743 में। उसके बाद वो 1767 में वो इंडिया को छोड़कर चले गए। वो उन्होंने कितने सारे रुपए लिए थे? लगभग 4 लाख कमा है यहाँ पर ना, तो 4,01,102 अब जो कि अभी के मूल्य है 80 रुपये है, तो आप इंटू मल्टीप्लाई करके 80 याद करो, तो इतने रुपए वो लिए थे। Interestingly, when he was appointed governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament. तो उनको भेजा गया था 1743 में, इनको भेजा गया था ब्रिटिश ऑफिशियल के द्वारा कि तुम जाओ मद्रास में, देखो मद्रास में बहुत सारे ऐसे कंपनी ऑफिशियल हैं जो कि करप्शन कर रहे हैं, पर्सनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसलिए हमें ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है क्योंकि वो अपने आप ही रख रहे हैं। इसलिए तुम जाओ, उसे क्रॉस चेक करो और फिर हमें उसका इंक्वायरी रिपोर्ट हमें देना। मगर ये गए थे उसको चेक करने के लिए और फिर वो खुद ही करप्शन में लिप्त हो गए, खुद ही करप्शन में मार। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को बोला गया था ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा कि तुम जाओ तो रॉबर्ट क्लाइव को बोला गया था ब्रिटिश ऑफिसर को द्वारा कि तुम जाओ और चेक करो कि वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो कैसे करप्शन कर रहे हैं। मगर ये खुद ही उस करप्शन में लिप्त हो गए। वो अपना पर्सनल बेनिफिट को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिए। इसीलिए 1772 में जो ये 64 में, देखो ये आए थे 1743 में,
फिर उसके बाद गवर्नर, बंगाल का गवर्नर अपॉइंट किए गए 1764 में। उसके बाद वो 3 ईयर रहे, 1767 में वो चले। इन 3 सालों में वो बहुत सारे पैसा लेकर के गए थे इंडिया से, रॉबर्ट क्लाइव। तो जब ये चेक किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1772 में, ये तो 1767 में चले गए हैं ब्रिटिश, सॉरी इंग्लैंड, मगर 1772 में ये इनको क्रॉस चेक किया गया कि एक्चुअली ये ठीक से, इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने चेक किया कि ये करप्शन में लिप्त थे, करप्शन में वो जड़ित थे। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। ऑल्दो ही वाज एक्विटेड, ही कमिटेड सुसाइड इन 1774। ही वाज एक्विटेड, इसका मतलब है कि वो भी माने कि हाँ ठीक है, मैं भी करप्शन किया हूँ, इसलिए वो उन्हें उनके जो सेल्फ रेस्पेक्ट वो हानि पहुंचाया, इसलिए उन्होंने सुसाइड किया है। मुझ पर मैंने ये दोष किया है, इसलिए वो खुद को खुद पनिशमेंट में सुसाइड अटेम्प्ट किया था। However, not all companies suicide attempt किया था, इसका मतलब है वो उनका मृत्यु हो गई। However, not all company officials succeeded in making money like Clive। तो बहुत सारे, हम ये नहीं कह सकते कि सारे ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे वो करप्टेड थे, कोई ईमानदार भी थे, कोई ऑनेस्ट भी थे, रॉबर्ट क्लाइव के जैसे सभी नहीं थे। Many died an early death in India due to disease and war। तो बहुत सारे ऑफिशियल ऐसे भी थे जिनकी वार और डिजीज की वजह से उनका मृत्यु भी हो जाता है। जब वो वार लड़ने के लिए जाते थे तो कोई ना कोई मृत्यु होगा, और उन्हें कोई बहुत सारे डिजीज भी होता था यहाँ पर इंडिया में, तो वो उनकी मृत्यु हो गई। एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट एंड डिसऑनेस्ट। हम ये नहीं से कह सकते कि सारे के सारे ऑनेस्ट और करप्ट थे। Many of them came for humble background and their uppermost desire was to earn enough in India। तो बहुत सारे आए थे जो कि हम्बल बैकग्राउंड थे, वो ऑनेस्ट पर्सन थे, नम्र थे। उनका डिजायर था कि वो कैसे हम इंडिया से अर्न करके ले जाए, यानी कि जो कंपनी के लिए और ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए हम बहुत सारे मुनाफा, बहुत सारा बेनिफिट करके ले जाए। रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लीड ए कंफर्टेबल लाइफ। और वो उनका जो सैलरी मिलता था वो बहुत अच्छा सैलरी मिलता था, और वो उस सैलरी से वो ठीक ठाक रह लेते थे ब्रिटेन में वो कंफर्टेबल लाइफ जी रहे। Those who managed to return with wealth led taxi life and flaunted their riches। तो जो कि बहुत सारे वेल्थ, बहुत सारे जो मनी ये सब लेकर के जो आते थे कहाँ पर? ब्रिटेन में। तो वो क्लासी लाइफ एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेस। इसका मतलब है कि वो अपना जो धन सम था, रिचेस था, जो मनी था, उससे वो बहुत खुश थे और एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे। They were called nababs, an anglicized version of Indian word नवाब। तो नवाब का नबोब्स, तो उन्हें माना जाता था नबोब्स। इनका मतलब ये कि जैसे कि इंडिया में नवाब के पास जितने संपद होता था, जितने वेल्थ होता था, इतने ही इनके पास होता था, इसलिए वो अपने आप को नबोब मानते। समझ में आया? नवाब है बंगाल का, मगर ये अपने आप को नबोब मानते। They were often seen as upstarts and social climbers in British society। Social climber इसका मतलब है and were ridiculed or made fun in plays and cartoons। तो उन्हें ब्रिटिश सोसाइटी में एक अपर स्टार्टर्स में रखा गया है, और उन्हें बहुत सारा जो कार्टून में इनको दिखाया गया है, कैसे ये गए और कैसे ये मुनाफा करके, बेनिफिट करके ला गए, और कैसे ये कंफर्टेबल लाइफ जी रहे। इनके ऊपर एक कार्टून भी हो जाता है, वो बता जा रहा है। नहीं, ऑल ब्रिटिश ऑफिशियल जो कि अपने आप को नवाब, रॉबर्ट क्लाइव तो सुसाइड कर दिया। हाउ डिड क्लाइव सी हिमसेल्फ एट, देखो ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा हाउ डिड क्लाइव सी हिमसेल्फ, बट आपको हमने जानना चाहिए। At his hearing in front of a committee in Parliament, Clive declared that he had shown admirable restraint after the Battle of Plassey। That is what he said। Consider the situation in which the victory at Plassey had placed me। आप सोचो कि बैटल ऑफ प्लासी को क्यों जीता गया? मैंने था, इसलिए वो हमने जीत लिया। ए ग्रेट प्रिंस वाज डिपेंडेंट ऑन माय प्लेजर। मैंने एक प्रिंस को, एक नवाब को अपने कंट्रोल में कर दिया। एन अपुलेंट सिटी ले एट माय मर्सी। एक बड़ा सा सिटी चल रहा था मेरे मजे से, मेरी दया की वजह से वो सिटी चल रहा था। मानो मैं जो कहता था उस सिटी में वो ही चलता। Its richest bankers bid against each other for my smiles। जो रिचर्ड बैंकर, जिनके पास बहुत सारे धन होते थे, वो मुझे खुश करना चाहते थे। I walked through valors which were thrown open to me alone, piled up another hand with gold and jewelers।
ज्वेल। तो इसका मतलब ये है कि मुझे मैं कोई गिफ्ट नहीं ले जाता था, मगर वो मुझे ऑफर कर रही थी। तो जो कि रिच पर्सन होते थे इंडिया का, वो मुझे ऑफर कर रहे थे एक न एक गिफ्ट। इसका मतलब है कि कोई 2 लाख देता था, कोई 3 लाख देता था, है ना, और मुझे गोल्ड ज्वेल ये सब गिफ्ट के रूप में देता था। तो मैं उस सोने की गादी में सो रहा था, जैसे सोने और मनी के गादी में मैं सो रहा था, with gold and jewels. Master Chairman, at this moment I stand astonished at my moderation. तो मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं क्या करता उस सिचुएशन में, अगर मुझे कोई देता तो मैं क्या नहीं मना करता क्या? तो मैंने वो ले लिया। और आपको अगर ठीक है, अगर आपको मॉडरेशन मॉडरेशन इसका मतलब मैं मॉडेस्टी के साथ कहता हूँ, ये सारे हुआ है। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपना बयान व्यक्त करते, उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट उन्हें दोस्ती साबित करता है और वो सुसाइड कर लेते कि मुझे मुझे ऊपर इतना आरोप लगाया गया। ठीक है, अब कंपनी रूल कैसे एक्सपांड होता है हम देखेंगे। If you analyze the process of annexion of Indian state by the East India Company from 1757 to 1857, certain key aspects emerge. बहुत सारे एमर्ज होते हैं की एस्पेक्ट, जैसे देखो 1757 में बैटल ऑफ पलासी हुआ था, उसके बाद उन्होंने पपेट रूलर में रख लिया, उसके बाद उन्होंने अंकिता यहाँ पर आओ। कंपनी रेयरली लॉन्च द डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी इंस्टेड। तो ये बहुत ऐसा नहीं होता था कि अननोन टेरिटरी में डायरेक्ट अटैक कर लेता था। इंस्टेड इट यूज वेराइटी ऑफ पॉलिटिकल, वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक मेथड ये सब लगा रहा था। इट्स इन्फ्लुएंस बिफोर एनेक्शन इन इंडियन किंगडम, वो पहले अटैक करके नहीं अपने आप ब्रिटिश एम्पायर में एनेक्स कर रहा था, वो पहले पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड यूज कर रहा था। कैसे ना करके हम इस जगह को अपने कब्जे में लेंगे, और फिर अगर नहीं होगा तो हम वार करेंगे। ठीक है, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, तो आपको वो याद है बैटल ऑफ बक्सर में जो थे मीर कासिम थे, समझ में आया? मीर कासिम के बाद उन्होंने मिर्जाफर को रख लिया था ना, तो मीर कासिम थे द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट। रेसिडेंट इसका मतलब है कि जो जिस जगह पर उनके इंडियन स्टेट बहुत सारे होते थे, इंडियन स्टेट में अपना अपना एक रेसिडेंट रखी। रेसिडेंट इसका मतलब है कि एक ऑफिशियल, एक कंपनी का ऑफिशियल है, उसका पोस्ट है अपॉइंटेड रेसिडेंट। उन्होंने अपने आप को एक रेसिडेंट पोस्ट में बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया था। देवर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट, तो रेसिडेंट होते थे, समझ में आया? जो रेसिडेंट होते थे वो पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट होते थे। कितना ट्रेडिंग हो रहा है, यहाँ पर कौन राज कर रहा है, किसका राज चल रहा है, किस किस के बीच में लड़ाई होता है, ये सब डाटा वो कलेक्ट करते थे। कौन कर रहे थे ये सब डाटा कलेक्शन? रेसिडेंट्स, आपको हमने बताया ना, रेसिडेंट जो कि कमर्शियल एजेंट होते थे, एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। आपको समझ में आया कैसे इंटरेस्ट ऑफ कंपनी के लिए वो काम कर रहे थे? थ्रू द रेसिडेंट द कंपनी ऑफिशियल बिगेन इंटरफेयरिंग द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट। तो जो ये अपने अपने एक रखते थे, रेसिडेंट के माध्यम से कंपनी जान रहा था कि हाँ यहाँ पर इतना टैक्स कलेक्शन होता है, यहाँ पर इतना इस राजा के बीच में लड़ाई होता है। तो कैसे इनके इंटरनल अफेयर में उन्हें पता चला, किसके माध्यम से? रेसिडेंट के माध्यम से। They tried to decide who was to be successor of the throne and who was to be appointed in administrative post. तो ऐसे अगर उन्हें सब कुछ पता चल रहा था, इसलिए उन्होंने वो बता रहे थे कि हाँ अगर यहाँ पर हम इस व्यक्ति को राजा बनाए तो ठीक होगा, इसको हम एडमिनिस्ट्रेटर बनाएंगे तो ठीक होगा। तो ये डिसाइड कर रहे थे कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। Sometimes the company forced the state into a subsidiary alliance. So according to this term of alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed force. They were to be protected by the company. तो वो बहुत सारे राजा को कहते थे, देखो तुम सब्सिडरी अलायंस कर लो हमारे साथ। सब्सिडरी अलायंस इसका मतलब है कि हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे और तुम हमें सपोर्ट करो। समझ में आया? तुम अपने पर्सनल एक तुम्हारे कंट्रोल में एक आदमी नहीं रख सकते। अगर तुम्हें वार होगा और तुम्हें कोई जरूरत होगा तो तुम हमें बताओगे, हम तुमको आर्मी प्रोवाइड करेंगे, ब्रिटिश आर्मी आपको प्रोवाइड करेंगे और
इसके बदले में आपको देखो, हम आपका आर्मी प्रोवाइड करेंगे तो इसके बदले में आपको तो कोई कुछ ना कुछ देना होगा, आपको हमें सपोर्ट मानना होगा, आपको आप हमारे सबऑर्डिनेट हो, ये आपको मानना होगा। आप हम जितना चाहेंगे आप उतना ही टैक्स देना पड़ेगा आपको। नहीं, अगर नहीं दोगे तो क्या करेंगे हम बताओ। अगर जो राजा होते थे, जो सब्सिडरी अलायंस में आ चुके थे ब्रिटिश ऑफिशियल के साथ, ब्रिटिश कंपनी के साथ, अगर वो उनको ज्यादा जितना टैक्स चाह रहे थे, जो चाह रहे थे ब्रिटिश कंपनी, अगर वो नहीं देते तो क्या होता, वार होता। और वार हो पे वो ब्रिटिश ऑफिशियल, उनके पास ज्यादा आर्मी था, इसलिए वो कुछ राज्यों को अपने कब्जे में कर लेते, और जो किंग होता था वो मारा जाता। इसलिए वो किंग चाहेगा कि ठीक है, हम आपके अब सबऑर्डिनेट रहेंगे, आप हमें जो चाहो हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास आर्मी नहीं है इतने ज्यादा, इसलिए। So, had to pay the subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection. आपको समझ में आया? If the Indian ruler failed to make the payment, अगर रूलर पेमेंट नहीं करता था, then उसके पार्ट, जो छोटे छोटे टेरिटोरी को अपने कंट्रोल में ले लिया जाता था ब्रिटिश कंपनी के द्वारा। आप इतने हमें टैक्स नहीं दे रहे हो, ठीक है, इस जगह हमारा होगा, आपके ऊपर ये पेनल्टी है। फॉर एग्जाम्पल, when रिचर्ड वेल्सेली was गवर्नर जनरल, रिचर्ड वेल्सेली गवर्नर जनरल थे 1798 से 1805 तक। The Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to company in 1801. तो 1801 में अवध के नवाब को बोला गया कि आप हमें हाफ ऑफ द टेरिटोरी दे दो। क्यों? क्योंकि आप टैक्स नहीं दे पा रहे। इसके इस वक्त में गवर्नर जनरल कौन थे? रिचर्ड वेल्सेली। So he failed to pay the subsidiary force. Hyderabad was also forced to cede territories on similar grounds. तो हैदराबाद भी, जैसे अवध का कुछ पार्ट उन्होंने ब्रिटिश कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया था, ऐसे ही हैदराबाद का कुछ पार्ट भी, ऐसे ही हैदराबाद भी कंपनी के कंट्रोल में आ चुका था। तो अब हम देखते हैं कि कंपनी के पास कितना टेरिटोरी है। वो पहले बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया, फिर हमने देखा यहाँ पर अवध और हैदराबाद। समझ में आया? तो अवध जो कि उत्तर प्रदेश में है उस जगह को, और हैदराबाद, तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश इस जगह को ले लिया, और बंगाल इस पार्ट को वो अपने कब्जे में कर चुके हैं। समझ में आया? हम देखेंगे तो आपको अगर पूछा जाएगा कि सब्सिडरी अलायंस का फादर कौन है, फादर ऑफ सब्सिडरी अलायंस, तो आप बोलोगे कौन थे उस वक्त गवर्नर जनरल? तो आप बताओगे कि रिचर्ड वेल्सेली। यहाँ पर देखेंगे, देखो, नवाब नवाब शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे। कंफ्यूजन नहीं होना है, सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब थे, मगर यहाँ पर है शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, विथ हिज सन्स एंड द ब्रिटिश रेजिडेंट पेंटेड बाय टिल्ली केटोल ये वो पेंट कर रहे हैं। The treaties that followed the Battle of Buxar forced Nawab Shujaudullah to give up much of his authority. Here, however, he possessed in regal splendor, towering over the resident. वो रेसिडेंट के सामने अपना नतमस्तक करते। तो what power did the resident have? जो रेसिडेंट के पास कितने पावर होते थे, ये भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी हम बता रहे हैं, आपको जानना चाहिए। दैट दिस इज व्हाट जेम्स मिल, ये पढ़ लो, हम ये समझा देंगे, पढ़ लो। This is what James Mill, the famous economist and political philosopher from Scotland, wrote about the resident appointed by the company. We place a resident who really is king of the country, whatever injunction of not interference he may act under, as long as the prince act in the prophet's subservience, and does what is agreeable to the residents, that is, to the British government. Things go on equally. They are managed without the resident appearing most in the administration of affairs. But when anything of a different nature happens, the moment the prince takes a course which the British government thinks wrong, then comes clashing and disturbance. तो जेम्स मिल जो थे, जो कि इकोनॉमिस्ट थे और फिलोसोफर भी थे, जो कि स्कॉटलैंड को बिलोंग कर रहे थे, वो रेसिडेंट के बारे में वो लिख रहे हैं, वो राइटिंग कर रहे हैं। वी प्लेस ए रेसिडेंट हु रियली इज ए किंग ऑफ ए कंट्री।
whatever injunction of non interference he may act under। तो बहुत सारे रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता था जो कि उस जगह का रियल किंग होते थे, और उनके जो उन्हें जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता था कंपनी के द्वारा, इंस्ट्रक्शन इसका मतलब है इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता था उसके अंदर वो इंटरफेयर कर रही थी किसमें, जो इंटरनल अफेयर ऑफ द स्टेट। एज लॉन्ग एज द प्रिंस एक्ट एज परफेक्ट सर्विलेंस, इसका मतलब है कि जो जब वो ब्रिटिश का आर्मी का स्वीकार कर रहे हैं और जो ब्रिटिश का अपना मालिक माने, इनके जो ब्रिटिश के जो सबऑर्डिनेट होंगे, अगर उस जगह का जो किंग होगा, जो अगर वो अपने आप को ब्रिटिश का सबऑर्डिनेट मानेगा, तब वो ठीक ठाक चल रहा था, तब उस जगह को वो अपने कंट्रोल में नहीं लेता। And does what is agreeable to the resident, that is the British government, things go on quietly। तो अच्छे से ठीक ठाक चल रहा था जब वो ब्रिटिशर्स के अंडर में रहते थे, और रेसिडेंट के अंडर में ब्रिटिशर्स के रेसिडेंट के बात को अगर उस जगह का राजा अगर मानता था तो ठीक ठाक चल रहा था मानना। They are managed without the resident appearing much in the administration of affair। तो वो अपने आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, उसमें रेसिडेंट कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा था, क्योंकि ये सारे बातें रेसिडेंट का मान रहे हैं इसलिए। But when anything of a different nature happened, the moment that the prince take a course which the British government thinks wrong, then comes clashing and disturbance। अगर प्रिंस उस जगह का प्रिंस अगर रेसिडेंट के बात नहीं मानता था तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस होता था, और उस जगह को वो अपने कब्जे में ले जाया करता था ब्रिटिश कंपनी के द्वारा। तो रेसिडेंट ही उस जगह का रियल किंग थे, ये हम बोल सकते हैं, जो कि जेम्स मिल ने लिखा था। फिर टीपू सुल्तान, जो कि टाइगर ऑफ मैसूर है। मैसूर आपको मैप में देखना है, मैसूर ये कर्नाटक में है। हमने अब तक देख चुका है कि हैदराबाद, उसके बाद बंगाल, उसके बाद अवध, ये तीनों जगह उनके कंट्रोल में है। अब देखेंगे वो कर्नाटक, देखो कैसे उन्होंने ईस्ट पार्ट को कवर कर लिया, समझ में। देखो आप अगर मैप देखोगे, बंगाल, उसके बाद हैदराबाद, उसके बाद अवध, ईस्टर्न पार्ट को वो अपने कब्जे में कर चुके हैं। अब वो चलेंगे सर्दर्न पार्ट को, नीचे का पार्ट जो कि सर्दर्न पार्ट होता है, सर्दर्न पार्ट को वो कैसे अपने कंट्रोल में करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे वो कैसे मैसूर को अपने कब्जे में करेंगे। The company restored to direct military confrontation when it saw a threat to its political और economic interest। तो वो कंपनी ने डायरेक्ट अपॉइंट किया था मिलिट्री को कि तुम जाओ इस जगह पर रह जाओ, इस जगह पर वो अपना सेटलमेंट कर लो। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने देखा था कि जो कंपनी का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट इससे जड़ित है, इससे इन्वॉल्व है। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ द सदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर। आप हमें देख सकते हैं वो कैसे एग्जाम्पल करके हम देखेंगे कैसे मैसूर में इनका उन्होंने आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट किया था। Mysore had grown in strength under the leadership of power ruler like Hyder Ali, जो कि 1761 से 1782 तक रूल कर रहे थे, एंड इज फेमस ऑन टीपू सुल्तान, जो कि 1782 से 1799 तक रूल कर रहे थे। तो हैदर अली कब से कब तक रूल किए? हैदर अली 1761 से 1782, और टीपू सुल्तान 1782 से। बताओ मुझे फादर ऑफ सब्सिडरी अलायंस कौन है? फादर ऑफ सब्सिडरी अलायंस कौन है? रिचर्ड वेल्सेली, याद आया? रिचर्ड वेल्सेली याद रखना है आपको। तो सब्सिडरी अलायंस में किस किस जगह को ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में लिया था? अवध, हैदराबाद एंड अवध, ये दोनों। अब बताओ बैटल ऑफ पलाची कब हुआ था? बैटल ऑफ पलाची कब हुआ था? 1764 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। 17
1757 में हुआ था। याद रखना है, आप स्टोरी की तरह याद रख सकते हो, मगर ईयर भी इम्पोर्टेंट है। 1757। तो बैटल ऑफ प्लासी में किसने हारा था, कौन जीता था और कौन हारा था? ब्रिटिशर्स जीते थे और हारा था कौन? सिराजुद्दौला। तो अब हम आप वो बताओ, हैदर अली कब से कब तक रूल किए? 1780। और टीपू सुल्तान? 1799। ठीक है, ऐसे ही आपको यार आंसर बताना है। Mysore controlled the profitable trade of the Malabar coast where the company purchased pepper and cardamom. तो आपको मालाबार कोस्ट देखना है मैप में। देख लो मालाबार कोस्ट कहाँ पर है, केरला के पास होगा मालाबार कोस्ट। कोई एक आकर देख लो मैप, नहीं तो वो अटलस ला, अटलस ला। हाँ, अटलस ढूंढो, इंडिया मैप, इंडिया का फिजिकल मैप आपको निकालना है। आपने वहां पर देखना है मालाबार कोस्ट। फिजिकल मैप ओपन किए, उसके बाद आपको देखना है मालाबार कोस्ट, केरला के साइड में होगा, केरला कर्नाटक के साइड में। यहाँ पर दिया गया है, कहाँ पर है मालाबार कोस्ट, कहाँ पर है? ये दो मुझे वो अटलस दो। देखो यहाँ पर है मालाबार कोस्ट, आपको दिखाई दे रहा है केरला, केरला के नीचे, केरला के साइड में है मालाबार कोस्ट। तो वो मालाबार कोस्ट के माध्यम से वो पेपर और कार्डामम लेकर जा रहे थे। पेपर इसका मतलब है कि जो काला मिर्च, काला मिर्च जो हम बोलते हैं, वो छोटे छोटे राउंड राउंड का छोटे छोटे होता है, जिसे हम बोल रहे हैं गोल मिर्च, लोकल लैंग्वेज में गोल मिर्च जो। और उसके बाद वो ले जाते थे कार्डामम। कार्डामम इसका मतलब है कि दालचीनी। कार्डामम इसका मतलब है कि जो दालचीनी, ऑलेज, ऑलेज कार्डामम, और जो कि इलायची, इलायची हम बोलते हैं ना, कार्डामम और पेपर ले जाया करते थे, कहाँ से? मालाबार कोस्ट से। सॉरी, हमने बताया कि सर मालाबार कोस्ट फेमस था किस लिए? क्योंकि कंपनी यहाँ से पेपर और कार्डामम परचेज करके ले जाया करते थे। In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, pepper and cardamom through the ports of his kingdom. तो टिप्पू सुल्तान ने इस जगह को, उन्होंने ब्रिटिशर्स को वो मना कर दिए थे कि तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते, ये जो कार्डामम सैंडलवुड है आप नहीं ले जा सकते। एंड दिस अलाउड लोकल मर्चेंट फ्रॉम ट्रेडिंग विद कंपनी। वो उस लोकल मर्चेंट को कह रहे थे कि तुम ब्रिटिश कंपनी को कोई भी एक भी गुड्स, एक भी पदार्थ होगा वो नहीं दोगे, उनसे कोई भी ट्रेडिंग नहीं करोगे। वो स्ट्रिक्टली कह दिए थे मर्चेंट से, लोकल मर्चेंट से। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड ए क्लोज रिलेशनशिप विद फ्रेंच इन इंडिया। उन्होंने फ्रेंच के साथ अच्छा रिलेशनशिप कर लिया। एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प। और उनके आर्मी को वो स्ट्रेंथ दे रहे थे, उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, किसके माध्यम से? फ्रेंच ऑफिशियल के द्वारा। समझ में आया? तो ब्रिटिशर्स को इस बात का पता चला। ब्रिटिशर्स ने सोचा कि देखो हम जो ट्रेडिंग करके ले जा रहे थे ये हमें टिप्पू सुल्तान नहीं करने देता है, और लोकल मर्चेंट को भी वो स्ट्रिक्ट कर रहा है कि हमसे वो ट्रेडिंग ना करे। और इनके पास जो ब्रिटिश टिप्पू सुल्तान है, हमारा जो राइवल है जो कि फ्रेंच है, उनके साथ ट्रेडिंग, उनके साथ मिल चुका है। उनके हेल्प से वो मिलिट्री स्ट्रेंथ कर रहा है। तो ये अगर मिलिट्री स्ट्रेंथ, अगर उसका मिलिट्री अगर पावरफुल होगा, इसका टिप्पू सुल्तान का, तो वो भविष्य में कभी ना कभी हमें अटैक कर सकता है। तो ब्रिटिशर्स को इस बात का पता चल चुका था, तो वो डर गए थे कैसे इस टिप्पू सुल्तान को हम कंट्रोल में लाएंगे, क्योंकि ये अगर हम इससे ठीक से अब
तो अब उससे कब्जे में नहीं करेंगे तो वो हमें कब्जा में कर लेगा। The British were furious. ब्रिटिशर्स को डर लग चुका था। They saw Hyder and Tipu as ambitious, arrogant and dangerous. वो टिप्पू सुल्तान और हैदर को डेंजरस मानते। ये बहुत पावरफुल रूलर है। रूलर्स who had to be controlled and crushed. उन्हें हम कैसे कब्जे में करेंगे, उसे कंट्रोल करना है और उनके बाद उसको हमें मार देना है। 4 wars were fought with Mysore. मैसूर में 4 हुए थे। फर्स्ट मैसूर वार, सेकेंड मैसूर वार, थर्ड मैसूर वार एंड फोर्थ मैसूर वार। आपको याद रखना है किन किन सालों में हुआ था। फर्स्ट हुआ था 1767 से 69 तक। सेकेंड हुआ था 80 से 84। थर्ड हुआ था 90 से 92। फोर्थ हुआ था 1799। अब मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ कि रिचर्ड वेल्सली किस साल से किस साल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे? 1788 से 1804 और 5 1805 1788 और 1798। तो 1798 से 1805 तक वो गवर्नर जनरल थे। आपको याद रखना है, ठीक है। अब बताओ हैदर अली किस कहाँ से कहाँ किस साल के थे? 1761 से 1782। अब बताओ बैटल ऑफ पलासी कब हुआ था? 1757। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764। 1764 में हुआ था। 74 बताया, 64 बताया, ठीक है। तो फर्स्ट जो बैटल हुआ था 1767 से 69, फिर 80 से 84, फिर 90 से 92, फिर 1799। याद रहेगा? फर्स्ट हुआ था 17 तक। बैटल ऑफ पलासी हुआ था 57 में, ये उसके 10 साल बाद हुआ। तो आप याद रखते हो 1767 से 69 तक। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया 80 से 84 तक। थर्ड हुआ 90 से 80 से 84, 90 से 92 और फोर्थ हुआ 1799। याद रहेगा? अब बताओ टीपू सुल्तान का किस साल तक या राज करते रहे? 1782 से 1799। अब बताओ फर्स्ट बैटल ऑफ मैसूर कब हुआ था? 67 से 69। सेकेंड हुआ था 1780 से 84। थर्ड हुआ था 90 से 92। फोर्थ हुआ था 1999। Only in the last battle of Srirangapatnam did the company ultimately win a victory. तो जो फोर्थ वार था, हम फोर्थ वार ऑफ मैसूर बोल सकते हैं और उसका अलग और डिफरेंट नाम है, उसे हम बोलेंगे बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, फोर्थ वार को ही हम बोलते हैं बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन द विक्ट्री। तो तीनों जो लगातार 4 साल तक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इन 3 वार में ब्रिटिश ने हार चुका था। इन मैसूर जो टीपू सुल्तान और हैदर अली के द्वारा, मगर फोर्थ में ब्रिटिशर्स ने जीते, विन किया। टीपू सुल्तान वाज की ऑब्वियसली अगर वो विन करे तो टीपू सुल्तान हारे होंगे। टीपू सुल्तान हार गए और उन्हें मार दिया गया, डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम। और श्रीरंगपट्टनम को वो अपने कब्जे में ले लिया। मैसूर का कैपिटल था श्रीरंगपट्टनम। Mysore was placed under the former ruling dynasty of Odaiyars and a subsidiary alliance was imposed on the state. तो अब मैसूर को उन्होंने ब्रिटिशर्स ने मैसूर को दे दिया था किसको? ओडेयार डिनेस्टी जो थे उन्हें दे दिया था कि तुम यहाँ पर रूल करो और हम जो टैक्स चाहेंगे तुम हमें देना। जैसे कि पपेट रूलर की तरह बना रहे थे बंगाल में, वैसे ही उन्होंने ओडेयार्स को ओडेयार डिनेस्टी को मैसूर को रूल करने के लिए दे दिया और उन्हें सब्सिडियरी अलायंस कर दिया उनके साथ कि तुम हमें पैसा दोगे, टैक्स दोगे तो हम तुम्हें प्रोटेक्शन भी देंगे, तुम्हें कोई भी अटैक नहीं कर सकता। द लीजेंड ऑफ टीपू। क्यों टीपू को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है? किंग्स आर ऑफन सराउंडेड बाय लीजेंड एंड देयर पावर्स ग्लोरिफाइड थ्रू फोकलोर। तो
किंग को उनके साथ बहुत सारे लीजेंड जड़ित होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, और उनके जो पावर होते हैं वो ग्लोरीफाई किया जाता है। लोकल जो नाच गीत संगीत जो होते हैं लोकल लैंग्वेज में वो लोकगीत हम बोलते हैं, वो लोकगीत बोलते हैं ना, लोक नृत्य के माध्यम से वो पॉपुलर किए जाते हैं। Here is a legend about Tipu Sultan who became the ruler of Mysore in 1782. It is said that once he went hunting in the forest with a friend. तो आपको याद है कि वो फ्रेंड से उनका अच्छा दोस्ती था, इसलिए वो एक फ्रेंड के साथ फॉरेस्ट में हंटिंग करने के लिए गए थे। तो उन्होंने एक टाइगर के साथ फेस टू फेस उनका आमना सामना हुआ। His gun did not work. उनका गन भी नहीं काम कर रहा था। His dagger fell to the ground. उनका जो एक अस्त्र था डेगर वो ग्राउंड में पड़ चुका था। तो उन्होंने टाइगर के साथ बैटल किए थे ऑन आर्म। उसके पास क्या मतलब है कि उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, फिर भी वो टाइगर से लड़ चुके थे। Until he managed to reach down and pick up the dagger. और फिर उन्होंने वो चालाकी से डेगर को कौशल में डेगर को अपने हाथ में लिया और टाइगर को मार दिया। Finally, he was able to kill the tiger in the battle. After this, he came to known as Tiger of Mysore, जो कि टाइगर के साथ आमना सामना कर चुके थे ऑन नाम। तो उन्हें बताया जाता है कि वो टाइगर ऑफ मैसूर है। यहाँ पर देख रहे हो ये टीपू सुल्तान सो रहे हैं, यहाँ पर एक टाइगर है उनके ऊपर। पिक्चर में देख रहे हो ना, टीपू टॉय टाइगर। दिस इज द पिक्चर ऑफ बिग मैकेनिकल टॉय दैट टीपू पोजेस्ड। उनके पास ये जो पिक्चर है या ये जो टॉय है ये टीपू के पास था। यू कैन सी ए टाइगर मैलिंग ए यूरोपियन सोल्जर। सॉरी मैंने बताया कि ये यूरोपियन सोल्जर, मैंने इसको टीपू बोल दिया, सॉरी। When its handle was torn, the toy tiger roared and the soldier shrieked. तो क्या हुआ कि जो टॉय टाइगर मानो वो रो रहा है और रोर कर रहा है, वो चित्कार कर रहा है और सोल्जर वो चिल्ला रहा है। दिस टॉय टाइगर इज नाउ केप्ट इन द विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम इन लंदन। इस टॉय टाइगर को ब्रिटिशर्स ने उनके साथ ले लिए थे, जो कि अब लंदन में है, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में लंदन में है। The British took it away when Tipu Sultan died, defending this capital Srirangapatnam on 4th May 1799। तो ये टॉय टाइगर को उन्होंने अपने साथ में ले लिया था ब्रिटिशर्स ने। समझ में आया? मैं आपको कुछ क्वेश्चन करूंगी, आपको बुक क्लोज कर देना है, ठीक है? ये क्वेश्चन आंसर आपको बताना है, यही आपका होमवर्क है। आप इस क्वेश्चन को लिख लेना और फिर हमें नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे, मगर हम आज ही पूछ देंगे। देखो अब बताना हमें कि फर्स्ट बैटल ऑफ मैसूर कब हुआ था श्रीलेखा? 1769। ठीक है, अब बताना है बैटल ऑफ पलासी कब हुआ था कौशिक? मैम 17। बताओ, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बताओ। 1784। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए, मुझे समझ में आया। मैंने आपको पूछा बैटल ऑफ पलासी, आपने सोच लिया सेकेंड बैटल ऑफ मैसूर। एक्साइटेड में बताओ बैटल ऑफ पलासी कब हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, आपको याद रखना। हम ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइम पूछेंगे। First question. When Battle of Palacy was fought? Second question. When Battle of Palacy was fought? Second question. Rashtrakutas were subordinate to which dynasty? Rashtrakuta were subordinate to which dynasty?
Rashtrakuta were subordinate to which dynasty? Dynasty. Third question. Sorry. ये 7th क्लास का क्वेश्चन है भाई. ठीक है. Sorry मैंने 7th क्लास का क्वेश्चन. Who is the father of who was the father of subsidiary alliance? Who was the father of subsidiary alliance? Which kingdoms? Which kingdoms? Sorry, which states? आप यहाँ पर लिख सकते हो. Which states? Which states were taken by British company? Which states were taken by British company by subsidiary alliance? By subsidiary alliance. Alliance. What is the significance of a Battle of Plassey? What is the significance of a Battle of Plassey? Significance of Battle of Plassey. First English factory was set up. First English factory was set up at where and when? ठीक हम कहते हैं. When the first English factory was set up. When the first English factory was set up. And where also write down and where also. When the first English factory was set up and where. Which Indian goods? Which Indian goods? Which Indian goods were in were in demand? Which Indian goods were in demand in European market? In European market. When Vasco da Gama discovered India, sorry. When Vasco da Gama discovered the sea route to India. When Vasco da Gama discovered the sea route to India. Why Siraj-ud-Dowla defeated in Battle of Plassey? Defeated in Battle of Plassey.
What was the result of Battle of Buxar? What was the result of Battle of Buxar? Who were called nabobs? Nabobs. Nabobs. Who were called nabobs? तो सही बोला। 10 क्वेश्चन हो गए, इतना ही काफी है। हम फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे और कुछ क्वेश्चन देंगे। आपको ये क्वेश्चन लिख कर लाना है और पूरे चैप्टर जितने हम पढ़ाया है आपको पढ़कर आना है, उसके बाद ही हम पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और हमने जो क्वेश्चन दिया है आप इस आंसर को आपको कमेंट में बताना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।